दिल्ली के पास स्थित एक छोटा सा गांव शिवनगर, जहां हर किसी को अपनी जिंदगी में सुकून और सुरक्षा का अनुभव होता था। लेकिन हाल ही में इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह को हिलाकर रख दिया। एक ठंडी सुबह गांव के बाहरी इलाके में एक सुनसान बाग से दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दीं। बाग में काम करने वाले मजदूरों ने वहां एक युवती का खून से लथपथ शव देखा। शव की पहचान गांव की ही लड़की रचना के रूप में हुई। रचना एक साधारण लड़की थी जो पढ़ाई में अव्वल और गांव में सबकी चहेती थी। उसकी मौत ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। निरीक्षक विजय, जो अपने तीखे दिमाग और तेज तर्रार अंदाज के लिए मशहूर थे, जांच की कमान संभालते हैं। पुलिस को घटनास्थल से एक खून से सना हुआ चाकू, एक फटी हुई चूड़ी और रचना का मोबाइल फोन मिला। जांच के दौरान पता चला कि रचना ने घटना वाली रात अपने दोस्त अरुण को फोन किया था। अरुण का नाम सुनते ही गांव वालों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि अरुण का रचना के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन कुछ इसे अफवाह मानते थे। पुलिस ने अरुण को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। अरुण ने बताया कि उसने रचना से बात की थी, लेकिन वह निर्दोष था। उसने कहा, मैंने उससे बात की थी, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं। वह मुझसे मदद मांग रही थी। किसी ने उसका पीछा किया था, लेकिन जब मैं पहुंचा तब तक वह वहां नहीं थी। अरुण का बयान सुनकर पुलिस को शक हुआ। अगर अरुण सच बोल रहा था तो रचना का पीछा कौन कर रहा था? पुलिस ने रचना के मोबाइल को जांचा। उसमें एक आखिरी मैसेज था, मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। इस मैसेज ने केस को और भी उलझा दिया। ये लोग कौन थे? क्या रचना को पहले से पता था कि उसकी जान को खतरा है? जांच के दौरान पुलिस को गांव के पुराने मंदिर में कुछ अजीब गतिविधियों की खबर मिली। वहां रात को कुछ लोगों को आते जाते देखा गया था। पुलिस ने सोचा कि क्या ये घटनाएं आपस में जुड़ी थीं। गांव वालों में डर फैल गया। हर कोई सोचने लगा कि ये हत्या एक साधारण घटना नहीं है, ये किसी गहरे षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही थी। निरीक्षक विजय ने गांव के सबसे पुराने और रहस्यमयी व्यक्ति रामलाल से मिलने का फैसला किया। रामलाल ने कई साल पहले इसी तरह की एक घटना का जिक्र किया था। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद रामलाल रचना की मौत की गुत्थी सुलझाने में मदद कर सके। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना ने पूरे गांव में दहशत फैला दी थी और अब हर कोई इस रहस्य के पीछे छिपे सच को जानना चाहता था। शिवनगर गांव में रचना की हत्या के बाद का माहौल भय और संदेह से भर गया। हर किसी के मन में सवाल उठ रहे थे। निरीक्षक विजय ने रामलाल से मिलने का फैसला किया। रामलाल गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, जो कई रहस्यमयी कहानियों और पुराने किस्सों का गवाह था। विजय जब रामलाल के पास पहुंचे तो उसने चुप्पी साध ली। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसने कहा, यह पहली बार नहीं है, सालों पहले भी इसी तरह की घटनाएं हुई थीं। गांव में कुछ लोग इस मंदिर के आसपास अजीब हरकतें करते हैं। रचना शायद कुछ देख चुकी थी। रामलाल की बातों ने विजय को और सचेत कर दिया। उन्होंने मंदिर पर ध्यान केंद्रित किया। उसी रात पुलिस ने मंदिर के पास निगरानी शुरू की। कुछ देर बाद 3 लोग छिपते छिपाते मंदिर के अंदर गए। उनके पास एक बैग था। पुलिस ने तुरंत उन्हें पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि वे गांव के ही रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने रचना की हत्या से इनकार किया। उनके बैग में पैसों का बड़ा बंडल और कुछ कागजात थे। जांच आगे बढ़ी तो यह साफ हुआ कि ये लोग अवैध व्यापार में शामिल थे और मंदिर को अपनी गतिविधियों के लिए सुरक्षित जगह मानते थे। रचना की मौत का उनके साथ कोई सीधा संबंध नहीं दिखा, लेकिन मंदिर का रहस्य गहराता जा रहा था। दूसरी तरफ अरुण से दोबारा पूछताछ की गई। इस बार उसने कबूल किया कि उसने रचना को मंदिर की तरफ जाते देखा था। वह घबराई हुई थी और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। अरुण ने यह भी कहा कि रचना को गांव के जमींदार प्रकाश के आदमियों से डर लगता था। यह खुलासा जांच को नई दिशा में ले गया। प्रकाश एक ताकतवर व्यक्ति था, जिसकी पूरे गांव पर पकड़ थी। पुलिस ने उसे बुलाकर पूछताछ की, लेकिन उसने खुद को निर्दोष बताया। उसके चेहरे की हड़बड़ाहट से विजय को लगा कि वह कुछ छिपा रहा है। पुलिस ने रचना के घर की तलाशी ली। वहां से उन्हें एक डायरी मिली, जिसमें रचना ने लिखा था कि उसे गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों से खतरा है।
उसने यह भी लिखा था कि वह मंदिर में होने वाली कुछ गुप्त बैठकों की गवाह बनी थी। डायरी के पन्नों ने यह संकेत दिया कि रचना के पास कोई बड़ा राज था, जिसे छिपाने के लिए उसकी हत्या की गई। विजय को यकीन हो गया कि मंदिर के रहस्य और रचना की मौत के बीच कोई गहरा संबंध है। उस रात विजय ने मंदिर में छानबीन की। वहां उन्हें एक गुप्त तहखाने का दरवाजा मिला। तहखाने में अंदर जाने पर उन्हें कई दस्तावेज और पुराने काले धंधों के सबूत मिले। इस तहखाने में कुछ ऐसी फाइलें थीं जो प्रकाश और उसके लोगों के अपराधों का पर्दाफाश करती थीं। जैसे जैसे विजय तहखाने के अंदर गए, उन्हें एहसास हुआ कि यह मामला सिर्फ रचना की हत्या तक सीमित नहीं है। यह एक संगठित अपराध था जिसमें गांव के कई प्रभावशाली लोग शामिल थे। तहखाने से मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने प्रकाश और उसके साथियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में प्रकाश ने कबूल किया कि रचना ने उनकी एक गुप्त मीटिंग देख ली थी और वह इस बात को उजागर करने की तैयारी कर रही थी। अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए उन्होंने रचना की हत्या कर दी। गांव के लोग यह सुनकर सन्न रह गए। रचना की मौत ने एक बड़े अपराध रैकेट को उजागर किया था। विजय ने सभी दोषियों को कानून के हवाले किया, लेकिन इस घटना ने गांव में एक सवाल छोड़ दिया। क्या शिवनगर फिर से शांतिपूर्ण हो पाएगा, या यह रहस्य और डर हमेशा के लिए गांव की पहचान बन जाएगा? प्रकाश और उसके आदमियों की गिरफ्तारी के बाद शिवनगर में धीरे धीरे शांति लौटने लगी, लेकिन पुलिस को यह एहसास हो रहा था कि यह मामला उतना सरल नहीं था जितना दिख रहा था। तहखाने से मिले दस्तावेजों में कुछ और भी बड़े नामों का जिक्र था जो अब तक कानून की पकड़ से बाहर थे। रचना की हत्या ने एक बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया था, लेकिन यह साफ था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। विजय ने तहखाने से बरामद दस्तावेजों की गहराई से जांच शुरू की। एक फाइल में ऐसे लेन देन का जिक्र था जिसमें बड़े शहरों से जुड़े कुछ अमीर और रसूखदार लोगों के नाम थे। इनमें से एक नाम था सिंधिया ग्रुप, जो शिवनगर के मंदिर और आसपास की जमीन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इस बीच गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय कुछ लोगों ने मंदिर के पास छायाओं को देखा। कई बार मंदिर के घंटों की आवाज बिना किसी वजह के सुनाई देती। लोग इसे रचना की आत्मा का संकेत मानने लगे। विजय ने इन अफवाहों को नजरअंदाज करते हुए जांच को तेज किया। उन्होंने सिंधिया ग्रुप के प्रमुख आनंद सिंधिया से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह गायब था। विजय को यकीन हो गया कि आनंद सिंधिया ही इस पूरे षड्यंत्र का असली मास्टरमाइंड है। एक रात विजय और उनकी टीम ने मंदिर के आसपास जाल बिछाया। आधी रात को एक काली गाड़ी मंदिर के पास आकर रुकी। उसमें से 3 लोग उतरे और सीधे तहखाने की तरफ बढ़े। विजय और उनकी टीम ने तुरंत उन्हें घेर लिया। ये तीनों लोग सिंधिया ग्रुप के गुर्गे थे, जो सबूत नष्ट करने आए थे। पकड़े गए गुर्गों से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ। उन्होंने बताया कि रचना ने उनकी गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में जान लिया था और वह इसे उजागर करने की तैयारी कर रही थी। यही वजह थी कि सिंधिया ग्रुप ने प्रकाश और उसके आदमियों का इस्तेमाल कर उसे खत्म करवा दिया। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी था। गुर्गों ने यह भी बताया कि मंदिर का तहखाना सिर्फ एक छिपाव था। असली गतिविधियां मंदिर से 3 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर होती थीं। विजय और उनकी टीम ने तुरंत जंगल का रुख किया। वहां उन्हें एक गुप्त गोदाम मिला, जहां से अवैध हथियारों और ड्रग्स का कारोबार चलाया जा रहा था। गोदाम से विजय को एक और चौंकाने वाला सुराग मिला। यह सिंधिया ग्रुप का मुख्य अड्डा था और इसके तार देश के कई बड़े शहरों तक फैले हुए थे। आनंद सिंधिया को पकड़ने के लिए पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर सर्च ऑन ऑपरेशन शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह शिवनगर के मंदिर और आसपास के इलाकों को अपनी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। रचना ने जब यह सब देखा और सबूत जुटाने शुरू किए तो उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई गई। शिवनगर के लोग अब यह सब सुनकर गुस्से और दुख से भर गए। रचना की हत्या ने एक बड़े आपराधिक जाल को उजागर किया था, लेकिन उसकी कीमत उसकी जान थी। विजय ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कुछ महीनों बाद अदालत ने प्रकाश, आनंद सिंधिया और उनके साथियों को सख्त सजा सुनाई। रचना के परिवार को न्याय मिला,
लेकिन गांव के लोगों के लिए यह घटना एक सबक बन गई। शिवनगर अब फिर से शांत हो चुका था, लेकिन रचना की यादें हर किसी के दिल में जिंदा थीं। गांव के लोग उसे न केवल एक बहादुर लड़की के रूप में याद करते थे, बल्कि उसकी कुर्बानी ने पूरे गांव को एक नई शुरुआत दी थी। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह संदेश देती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन सच को उजागर करने का साहस किसी भी षड्यंत्र से बड़ा होता है।